नमस्कार दोस्तों, लर्न विद एनडी की इस प्रस्तुति में बहुत बहुत स्वागत है। एक नई और मजेदार सीखने की यात्रा में एक साथ कदम रखते हैं। आज इस विस्तृत चर्चा में हम हिंदी वर्णमाला को केवल पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उसकी जादुई दुनिया का अनुभव करेंगे। बिल्कुल। और सच कहूं तो मैं इस विषय को लेकर बहुत उत्साहित हूं। हाँ, और जरा सोचने वाली बात है, दुनिया का हर महान उपन्यास, हर कविता या विज्ञान का कोई भी बड़ा आविष्कार, ये सब हमारे मुंह से निकलने वाली महज कुछ 50-52 ध्वनियों का ही तो हेरफेर है। एकदम सही बात है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हवा के कुछ झोंकों ने इंसान को एक खामोश जीव से पूरी सभ्यता का निर्माता बना दिया। लर्न विद एनडी से हमें जो शोध सामग्री मिली है वो इतनी अद्भुत है कि ये कोई साधारण पाठ नहीं, बल्कि एक सिनेमैटिक अनुभव होने वाला है। और इस विस्तृत चर्चा का हमारा मिशन भी यही है, ये समझना कि कैसे सबसे छोटी, मतलब सबसे साधारण दिखने वाली ध्वनियां आपस में मिलकर भाषा का एक इतना विशाल ब्रह्मांड तैयार कर देती हैं। ये तो है। अगर गहराई से देखा जाए ना, तो भाषा का निर्माण मानव इतिहास के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। ये सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, ये वो गोंद है जिसने हमारी पूरी सभ्यता को जोड़ कर रखा है। बिल्कुल। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत बिल्कुल शून्य से करते हैं। एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था। हमारे स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत चित्र खींचा गया है। मौन यानी खामोशी से शुरुआत। हाँ, वो शून्य वाला पल। लेकिन अच्छा, तो इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। जब हम कहते हैं कि भाषा से पहले मौन था, तो इसका क्या मतलब है? प्राकृतिक दुनिया तो कभी खामोश नहीं रही ना। सही कहा। हवाओं की आवाजें थीं, जानवरों की आवाजें थीं। तो फिर इस मौन का क्या अर्थ हुआ? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो मौन आवाज की अनुपस्थिति नहीं था, बल्कि अर्थ की अनुपस्थिति था। अच्छा, अर्थ की अनुपस्थिति। हाँ, प्रकृति में ध्वनियां तो थीं, लेकिन उनमें कोई व्यवस्थित विचार नहीं था। वो खामोशी सच में एक बौद्धिक खामोशी थी। और फिर विकास के उस लंबे अंधेरे में एक हल्की सी लेकिन एकदम स्पष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। हम्म। एक ऐसी ध्वनि तरंग जो अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती है हम्म। और किसी विचार का प्रतिनिधित्व करती है। और फिर वो जादुई क्षण आता है जिसे हम कहते हैं अक्षरों का जन्म। अरे वाह, ये तो एक बहुत बड़ी घटना लगती है। बिल्कुल थी। ये केवल एक आवाज नहीं थी, ये एक वर्ण था। जैसे ब्रह्मांड के निर्माण से पहले सिर्फ एक खालीपन था और फिर पहला सितारा चमका। जो लोग इस विस्तृत चर्चा को सुन रहे हैं, वे इस वर्ण को, जैसे अ, क, म या स, उस सूने आसमान का पहला चमकता हुआ सितारा मान सकते हैं। बहुत सुंदर उपमा है ये। है ना? भाषा का पहला सितारा। मतलब वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, और इसका एक बहुत ठोस वैज्ञानिक आधार भी है। जैसे एक अकेला सितारा आगे चलकर गुरुत्वाकर्षण से दूसरे सितारों से मिलता है और तारों का समूह बनाता है। तारामंडल। ठीक वैसे ही यह पहला सितारा यानी वर्ण आगे चलकर शब्दों का एक तारामंडल बनाता है और फिर वे शब्द मिलकर वाक्यों की एक पूरी आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। क्या बात है! ये एक पूरा क्रमिक और वैज्ञानिक विकास है। अब यहाँ कहानी में एक बेहद रोमांचक मोड़ आता है। जब ये चमकते सितारे या वर्ण एक साथ आते हैं, तो वे एक व्यवस्था बनाते हैं, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। जी हाँ। हमारी स्लाइड में इसे एक ब्रह्मांडीय चक्र के रूप में दिखाया गया है, जिसमें स्वर और व्यंजन बहुत ही गणितीय रूप में रखे गए हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। इसे एक व्यवस्थित समूह ही क्यों होना चाहिए? मेरा मतलब है, क्या हम सारे अक्षरों को बस एक थैले में भरकर नहीं रख सकते? थैले में। हाँ, अगर किसी के पास सारे अक्षर हैं, तो वो उन्हें मनमाने क्रम में भी तो याद कर सकता है ना? इस चक्र या माला की क्या जरूरत है? सार्थक अर्थ पैदा नहीं होता। सही बात है। एक थैले में बेतरतीब भरे हुए पुर्जे कभी खुद ब खुद एक स्विस घड़ी नहीं बन सकते हैं। ये जो ब्रह्मांडीय चक्र हम देखते हैं ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं। ये ध्वनियों का एक अत्यंत सटीक, हजारों साल पुराना वैज्ञानिक वर्गीकरण है। इसे मानव शरीर की रचना और ध्वनि विज्ञान के आधार पर बहुत सोच समझकर बांटा गया है। तो मतलब ये कोई सामान्य सूची नहीं है, बल्कि एक मास्टर प्लान है? तो चलिए इस मास्टर प्लान के पहले हिस्से पर करीब से नजर डालते हैं। स्वर। जी। अ, आ, ई। ई, हाँ। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हमें बताया जाता है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं,
लेकिन सच कहूं तो ये स्वतंत्र शब्द थोड़ा भ्रमित करता है। वो कैसे? अगर कोई दिन भर सिर्फ या ई बोलता रहे तो उससे कोई शब्द तो बनेगा नहीं ना। फिर इन्हें स्वतंत्र क्यों कहा जाता है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि आखिर स्वतंत्रता का यहाँ असल मतलब क्या है। हाँ, वही मैं सोच रही थी। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि वे अकेले पूरी भाषा बना लेंगे, बल्कि इसका अर्थ उनके उच्चारण के तरीके से है। इसके पीछे का विज्ञान बेहद अद्भुत है। अच्छा, कैसे काम करता है ये? जब हमारे फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है और हमारे गले से होते हुए सीधे होंठों के बाहर आ जाती है, बिना किसी रुकावट के। बिना रुकावट के मतलब हमारी जीभ, होंठ या दांत उस हवा को कहीं भी रोकते या टकराते नहीं है, तो उस वायु के सीधे प्रवाह से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वही स्वर है। तो इस पूरी बात का असल मतलब क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं कि स्वर शुद्ध ऊर्जाएं हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा जिसने अभी बोलना नहीं सीखा है, जब वो रोता है या खुश होता है तो वो आ या ऊ करता है। हाँ, क्योंकि उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं है। क्योंकि उसे अपनी जीभ या होठों को किसी खास तरीके से मोड़ना नहीं आता। वो बस अपने अंदर की हवा को बाहर फेंक रहा है। एकदम सटीक उदाहरण है। वो शुद्ध प्राणवायु है। इसीलिए स्वर भाषा के वो मूल तत्व हैं जिनका उच्चारण पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। उन्हें किसी अन्य हिस्से के सहारे की जरूरत नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा मजेदार तरीके से समझें तो ये स्वर भाषा के वो सोलो सुपर हीरो हैं जिन्हें अपना प्रभाव दिखाने के लिए किसी साइड किक की जरूरत नहीं है। हाँ, अकेले ही काफी हैं। और से अनार, आ से आम, ये अपने आप में पूर्ण ध्वनियां हैं। लेकिन अगर स्वर अकेले काम करने वाले सुपर हीरो हैं तो उन अक्षरों का क्या जो टीम वर्क में विश्वास रखते हैं? आप व्यंजनों की बात कर रही हैं। बिल्कुल। व्यंजनों को हमेशा एक टीम प्लेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यंजन भाषा के वो तत्व हैं जो इस शुद्ध ऊर्जा को यानी स्वरों को एक आकार देते हैं। अच्छा, आकार देते हैं। अगर स्वर पानी की तेज धार हैं, तो व्यंजन वो पाइप या सांचे हैं जो उस पानी को एक दिशा देते हैं। अब व्यंजनों के वर्गीकरण को देखिए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हाँ, हमने स्कूल में पढ़ा है। ये वर्गीकरण कोई साधारण सूची नहीं है। ये असल में हमारे गले से लेकर होंठों तक का एक मैप है, एक पूरा भौगोलिक नक्शा। एक सेकंड रुकिए, गले से लेकर होठों तक का नक्शा, ये कैसे काम करता है? इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए ना, क्योंकि ये सच में बहुत रहस्यमयी लग रहा है। तो चलिए इस ध्वन्यात्मक विज्ञान को थोड़ा महसूस करते हैं। सबसे पहले आता है क वर्ग। क, ख, ग, घ। इन ध्वनियों को बोलते समय हवा को गले के एकदम पिछले हिस्से में रोका जाता है, कंठ में। हाँ, क, गले से आवाज आ रही है। फिर आता है च वर्ग। च, छ, ज, झ। यहाँ जीभ थोड़ा आगे आकर तालू को छूती है। अच्छा, हाँ, जीभ ऊपर छू रही है। फिर ट वर्ग। जीभ और आगे आकर मुड़ती है। फिर त वर्ग। त, थ, द, ध। जीभ सीधे हमारे दांतों से टकराती है। और अंत में प वर्ग। प, फ, ब, भ, जहां आवाज पूरी तरह से हमारे होठों पर आकर बनती है। अरे वाह, ये तो सच में दिमाग को हिला देने वाला तथ्य है। मतलब जैसे जैसे हम वर्णमाला में क से लेकर प तक आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। हम असल में हवा को अपने गले के अंदरूनी हिस्से से धक्का देते हुए धीरे धीरे मुंह के बाहरी हिस्से यानी होठों तक ला रहे होते हैं। एकदम सही। अंदर से बाहर की ओर एक यात्रा। ये तो मानव शरीर का पूरा साउंड इंजीनियरिंग मैप हो गया है ना अद्भुत? और यहीं पर टीम वर्क की बात आती है। व्यंजन वो संरचनाएं हैं जो हवा को रोकते हैं, लेकिन उस रुकी हुई हवा को बाहर आने और एक ध्वनि बनाने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। बिना स्वर की ऊर्जा के व्यंजन सिर्फ एक रुकावट है, उसे उच्चारित ही नहीं किया जा सकता। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि व्यंजन गिटार के उन तारों की तरह हैं जो अपनी जगह पर अलग-अलग फ्रीक्वेंसी के लिए कसकर बंधे हुए हैं? बिल्कुल। कुछ कंठ पर, कुछ तालू पर, कुछ होठों पर, लेकिन जब तक स्वर रूपी ऊर्जावान उंगलियां उन तारों को छेड़ेंगी नहीं, तब तक कोई संगीत या आवाज पैदा नहीं होगी। ये गिटार वाली उपमा बहुत ही शानदार है। तार अपनी जगह मौजूद हैं, उनका अपना एक ढांचा है, लेकिन संगीत पैदा करने के लिए उन्हें उस बाहरी ऊर्जा की जरूरत है। स्वर वो झंकार है। हाँ, बिना स्वरों की प्राणवायु के व्यंजन पूरी तरह से अधूरे हैं। तो इसका मतलब है कि एक सुपर हीरो और एक टीम प्लेयर का मिलना बहुत जरूरी है।
और जब ऐसा होता है तो ये जादुई दोस्ती कैसे काम करती है? ये एक बहुत ही सुंदर गणितीय समीकरण है। हाँ, हमारी अध्ययन सामग्री में भी इसे दिखाया गया है। जब हम किसी व्यंजन को आधा लिखते हैं, जिसके नीचे वो छोटी सी तिरछी रेखा, जिसे हलंत कहते हैं, लगी होती है, हाँ, हलंत। जैसे आधा क, तो वो पूरी तरह से बेजान होता है ना? जी हाँ, वो हलंत वाला क सिर्फ एक संरचना है, उसमें आवाज नहीं है। लेकिन जैसे ही उसमें अ का स्वर जुड़ता है, क और अ, तो वो एक पूर्ण क बन जाता है। मतलब उसमें जान आ जाती है। बिल्कुल। और ये केवल ए तक सीमित नहीं है। अगर क के साथ आ जुड़ जाए तो वो का बन जाता है। ग के साथ ई जुड़ जाए तो घी बन जाता है। ये व्यंजन रूपी तारों पर अलग-अलग स्वरों का प्रहार ही है, जो एक पूर्ण ध्वनि को जन्म देता है। जो लोग हमें सुन रहे हैं, जरा कल्पना करें कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। ये सिर्फ अक्षरों का जुड़ना नहीं है, ये बेजान आकृतियों में प्राण फूंकने जैसा है। एकदम सही। और जब ये पूर्ण ध्वनियां आपस में मिलती हैं, तो शब्द बनते हैं, जैसे क, म और ल। ये तीनों अलग-अलग अपने आप में सिर्फ ध्वनियां हैं। हाँ, लेकिन जब ये खास क्रम में मिलते हैं, क और म और ल, तो अचानक हमारे दिमाग में एक कीचड़ में खिलते हुए सुंदर गुलाबी कमल के फूल की तस्वीर बन जाती है। और यही भाषा का असली जादू है, जिसे हम संयोजित अर्थ या असेंबल्ड मीनिंग कह सकते हैं। छोटे अर्थहीन लगने वाले पुर्जे जब सही क्रम में मिलते हैं ना, तो वो एक बड़ा अर्थ बनाते हैं। कुछ ध्वनियां मिलकर इंसानी दिमाग में एक पूरी तस्वीर उकेर देती हैं। ये एक सच में अविश्वसनीय यात्रा है। खामोशी के महासागर से निकलकर एक अकेली ध्वनि तरंग तक, फिर सितारों जैसे वर्णों से लेकर इस ब्रह्मांडीय वर्णमाला तक। और वो गले से लेकर होठों तक का सफर। हाँ, और अंत में स्वरों और व्यंजनों की इस जादुई दोस्ती तक। लेकिन इतनी सारी जानकारी एक बार में याद कैसे रखी जाए? इस पूरी यात्रा को हमेशा के लिए दिमाग में कैसे सुरक्षित रखा जाए? इसके लिए लर्न विद एनडी की अध्ययन सामग्री में एक बहुत ही कारगर 30 सेकंड की ट्रिक दी गई है। अच्छा, वो क्या है? ये एक ऐसी मानसिक तालिका है जो पूरे तंत्र को बहुत सरलता से समेट लेती है। श्रोताओं को बस इतना याद रखना है कि एक तरफ स्वर हैं जो इंडिपेंडेंट या सोलो हैं, यानी शुद्ध हवा, बिना रुकावट वाली हवा। और दूसरी तरफ व्यंजन हैं जो सपोर्टेड हैं, यानी वो ढांचा जिसे स्वरों की मदद चाहिए। ये तुलनात्मक अध्ययन सच में जटिल चीजों को आसान बनाने का एक शानदार तरीका है। आइए, बिना कोई परीक्षा लिए हवा में एक छोटा सा ज्ञान परीक्षण उछालते हैं। चलिए। जो कोई भी इस वक्त इस विस्तृत चर्चा को सुन रहा है, वो इसे अपने दिमाग में एक मेमोरी मैप की तरह सोच सकता है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, पहला सितारा। बिल्कुल। वर्णमाला किसे कहते हैं? उन ध्वनियों का एक वैज्ञानिक समूह। और स्वर कितने हैं? 11 शुद्ध ऊर्जा वाली ध्वनियां। ये एक त्वरित पुनरावृत्ति है जो दिमाग में सब कुछ स्पष्ट कर देती है। हाँ, एकदम। और अगर हम संरचना की बात करें ना, तो इस ज्ञान के पेड़ की शुरुआत वर्ण से ही होती है। यहीं से हर चीज की नींव रखी जाती है। वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर पूरे के पूरे विचार या वाक्य बनते हैं। तो आज की इस विस्तृत चर्चा के अंत में पहुंचते हुए अगर हम पीछे मुड़ के देखें, तो इन सब बातों का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? हमारी शोध सामग्री में एक अंतिम दृश्य का वर्णन है जो इस निष्कर्ष को इतनी खूबसूरती से बयां करता है। ज्ञान का पेड़, यानी ट्री ऑफ नॉलेज। वो दृश्य बहुत शक्तिशाली है। किसी भी विशाल पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे शांत लेकिन बहुत मजबूत होती हैं। वे जड़ें वर्ण हैं। अच्छा। उन जड़ों से जो मजबूत तना ऊपर उठता है, वो शब्द है। फिर वो तना कई शाखाओं में बढ़ता है, जो हमारे वाक्य हैं। और अंत में उन शाखाओं पर जो हरे भरे पत्ते खिलते हैं, वो हमारी पूरी भाषा है, हमारा ज्ञान है। क्या बात है! बिना मजबूत जड़ों के, इन छोटे वर्णों के बिना ज्ञान का कोई पेड़ खड़ा नहीं हो सकता। जैसा कि हमारी स्लाइड में लिखा है, आज हमने केवल वर्णमाला नहीं सीखी, भाषा की नींव रखी है। बिल्कुल, नींव मजबूत तो पूरी इमारत मजबूत। हर महान विचार एक छोटे वर्ण से शुरू होता है। एकदम सही। और इसी पेड़ के नीचे खड़े होकर मैं एक आखिरी विचार हवा में छोड़ना चाहती हूँ। सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात है। दुनिया को बदलने वाली कोई भी बड़ी क्रांति हो या मानवता को सुकून देने वाला कोई गीत हो, उसकी शुरुआत किसी इंसान के गले से निकली एक छोटी सी ध्वनि, एक छोटे से वर्ण से ही हुई थी। बिल्कुल। और अगर हर महान विचार एक छोटी सी ध्वनि से उपजता है, तो जरा सोचिए
किसी पूरी तरह से नई लिपि या नई वर्णमाला को सीखने से इंसान के दिमाग में कौन से नए रास्ते बन सकते हैं? बहुत गहरा सवाल है ये। विचारों की कौन सी नई दुनिया और कितने नए आयाम खुल सकते हैं? एक नई वर्णमाला सीखना मानो एक नए ब्रह्मांड की चाबी खोजना है। मैं कहूँगा ये एक बहुत ही उत्तेजक प्रश्न है। हर नई वर्णमाला केवल शब्द नहीं देती, वो वास्तविकता को देखने का एक नया चश्मा प्रदान करती है। एकदम सत्य। और इसी ब्रह्मांडीय विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। लर्न विद एनडी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सीखने की यात्रा में। नमस्कार।